नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे एक अपमानित ब्राह्मण चाणक्य न्याय की खोज में निकला और उसे मिला एक अनजान बालक चंद्रगुप्त। कैसे उस बालक को तक्षशिला में शिक्षा दी गई, राजनीति सिखाई गई और फिर उसने गुरु के साथ मिलकर मगध के घमंडी राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये केवल सत्ता की जीत नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जिसका सपना था अखंड भारत। लेकिन जैसे ही ये सपना आकार लेने लगा, भारत की सीमाओं पर एक नई चुनौती खड़ी हो गई। ईसा पूर्व 323 जब सिकंदर महान की मृत्यु हुई, तब उसके विशाल साम्राज्य का बंटवारा हुआ। हर जनरल ने अपने अपने क्षेत्र हथिया लिए। इन जनरलों में सबसे शक्तिशाली था सेल्यूकस निकेटर। उसने मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और सीरिया तक एक नया साम्राज्य खड़ा किया, जिसे इतिहास में सेल्यूकिड साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन सेल्यूकस की नज़र थी भारत की उस भूमि पर जहां सिकंदर की विजय अधूरी रह गई थी। वो चाहता था कि उसके शासन की सीमा भी वहीं तक फैले जहां तक सिकंदर का सपना था। इसलिए उसने भारत की ओर अपनी सेनाएं बढ़ा दी। भारत अब पहले जैसा नहीं था। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का संगठित और शक्तिशाली शासन था। उसके साथ थे चाणक्य जैसे रणनीतिक ब्राह्मण, जिन्होंने भारत को सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से संगठित किया था। चाणक्य ने सीमाओं की रक्षा के लिए रणनीति बनाई। मौर्य सेना में थे हाथी, घोड़े, रथ, धनुर्धारी, तलवारबाज और एक अनुशासित संगठन। उनके पास था विशाल जनबल, गुप्तचर तंत्र और चाणक्य की योजना शक्ति। गांधार की सीमाओं पर जब यूनानी सेनाएं पहुंची, तब उनका सामना हुआ मौर्य सेना से। यूनानी युद्ध शैली में अनुशासन और घुड़सवार बल था, तो भारतीय सेना के पास थे विशाल युद्ध हाथी, जिन्हें देखकर यूनानी सैनिक कांप उठे। युद्ध सिर्फ तलवारों और भालों से नहीं लड़ा गया, ये था दो सभ्यताओं का टकराव। यूनान की रणनीति बनाम भारत की चाणक्य नीति। युद्ध कई हफ्तों तक चला। मैदान पर खून बहा, सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन भारत की रक्षा की गई। चंद्रगुप्त की सेना ने सेल्यूकस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मोर्चा जो सिकंदर नहीं जीत पाया था, अब उसके उत्तराधिकारी को भी पीछे हटना पड़ा। युद्ध के बाद सेल्यूकस ने चाणक्य के पास शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन भारत अब कमजोर नहीं था। चाणक्य ने उस प्रस्ताव को अपनी शर्तों पर स्वीकार किया। 1. भारत को मिले काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक के सारे क्षेत्र। 2. सेल्यूकस को मिले 500 युद्ध हाथी, जिनका उपयोग उसने पश्चिमी युद्धों में किया। 3. हुआ राजनयिक विवाह। सेल्यूकस की पुत्री की शादी मौर्य परिवार में कर दी गई। यह इतिहास का वो मोड़ था जहां भारत ने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि कूटनीति से भी विस्तार किया। संधि के बाद सेल्यूकस ने अपने दरबार से एक दूत भेजा, मेगस्थनीज, जो पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। उसने भारत की शासन व्यवस्था, नगर प्रणाली, समाज और संस्कृति को करीब से देखा और फिर लिखा इंडिका। ये ग्रंथ आज भी भारत के उस काल का सबसे महत्वपूर्ण गवाह माना जाता है। उसने लिखा, पाटलिपुत्र की सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। नगरों में सफाई, व्यापार व्यवस्था और न्याय प्रणाली ग्रीक सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत थी। अब भारत की सीमाएं सिंधु नदी को पार कर चुकी थीं। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के मैदान तक एक ही ध्वज लहरा रहा था, मौर्य साम्राज्य का। लेकिन इस जीत के बाद भी सम्राट चंद्रगुप्त की आत्मा को कहीं चैन नहीं था। वो जो एक बालक के रूप में अपमानित हुआ था, आज सम्राट था। लेकिन अब वो सत्ता से दूर जाना चाहता था। भारत को एक करने का सपना पूरा हो चुका था। अब वो खोज थी आत्मा की मुक्ति की। जब कोई सम्राट जीवन के हर युद्ध को जीत लेता है, जब चारों ओर केवल विजय और वैभव हो, तब कभी कभी उसके भीतर एक शून्यता जन्म लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। एक ऐसा सम्राट जिसने भारतवर्ष को एक छत्र में बांधा, जिसने यूनानी आक्रमणकारियों को परास्त कर विदेशी सीमाओं तक साम्राज्य को फैला दिया, अब अपने ही भीतर की शांति की तलाश में था। इस मनह स्थिति में चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई जैन धर्म के महान आचार्य भद्रबाहु से। वे गहरे तपस्वी, गंभीर चिंतक और आत्मसंयम के प्रतीक थे। भद्रबाहु की वाणी में वह शांति थी जिसकी खोज चंद्रगुप्त सालों से कर रहा था। भद्रबाहु ने संसार की क्षणभंगुरता, कर्म और मोक्ष की अवधारणाएं चंद्रगुप्त को समझाईं। चंद्रगुप्त भीतर तक प्रभावित हुआ। उसे लगा अब उसे तलवार नहीं, तपस्या चाहिए। सम्राट ने निर्णय लिया, वह सब कुछ त्याग देगा। राज सिंहासन, वैभव, राजनीति, सब कुछ। उसका लक्ष्य अब आत्मा की मुक्ति है। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को उत्तराधिकारी घोषित किया। कहा जाता है कि यह निर्णय भी चाणक्य की सहमति और मार्गदर्शन से लिया गया था।
बिंदुसार तब एक युवा और प्रबुद्ध राजकुमार था। उसे राजनीति की समझ थी, नेतृत्व की क्षमता थी और जनता का समर्थन भी। राज्याभिषेक से पहले चंद्रगुप्त ने सभा में एक अंतिम भाषण दिया। मैंने जीवन भर राष्ट्र के लिए लड़ा, अब मैं आत्मा की मुक्ति के लिए तप करूंगा। बिंदुसार अब इस साम्राज्य का रक्षक होगा। मैं उसे तुम्हारे स्नेह और आशीर्वाद के साथ सौंपता हूं। इसके बाद चंद्रगुप्त दक्षिण भारत के कर्नाटक स्थित एक पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला पहुंचे। यही वह स्थान था जहां आचार्य भद्रबाहु ने ध्यान और तपस्या की थी। चंद्रगुप्त ने यहाँ कठोर तपस्या प्रारंभ की। अन्न, जल, नींद, सुख सुविधा, सबका त्याग। उन्होंने जैन परंपरा के अनुसार संथारा व्रत लिया, यानी धीरे धीरे देह का त्याग करते हुए आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना। कई सप्ताहों की साधना के बाद चंद्रगुप्त ने देह को पार कर मोक्ष प्राप्त किया। यह घटना भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जहां एक सम्राट ने शासन छोड़कर मोक्ष की यात्रा अपनाई। सम्राट के संन्यास के बाद पाटलिपुत्र में हुआ बिंदुसार का भव्य राज्याभिषेक। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। उसने पिता की नीति और चाणक्य की शिक्षाओं को आधार बनाकर शासन की बागडोर संभाली। बिंदुसार का काल राजनीतिक स्थिरता और साम्राज्य विस्तार का काल रहा। उसके समय में मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। ऐतिहासिक अभिलेखों और यूनानी स्रोतों के अनुसार बिंदुसार ने कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों तक अपने साम्राज्य को फैलाया। यूनानी राजदूत डेमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, जिससे पता चलता है कि उस समय भारत के विदेशों से अच्छे संबंध थे। बिंदुसार के शासन में राज्य का प्रशासन और न्याय प्रणाली अधिक संगठित हुई। वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जैन, आजीवक, ब्राह्मण, बौद्ध सभी को संरक्षण मिला। बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान, निडर और राजनीतिक रूप से सक्षम था अशोक। लेकिन सत्ता कभी सीधी राह से नहीं मिलती। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भाइयों के बीच युद्ध हुआ। कौन बनेगा अगला सम्राट? ये कहानी अब मोड़ लेने वाली है, जहां हिंसा और आत्मबोध की यात्रा एक साथ होगी। सम्राट चंद्रगुप्त ने सत्ता छोड़ी और मोक्ष की राह चुनी। बिंदुसार ने शासन संभाला और मौर्य साम्राज्य को और भी विशाल बना दिया। लेकिन अब इतिहास करवट लेने वाला है। एक ऐसा उत्तराधिकारी आने वाला है जिसकी तलवार से लहू भी बहेगा और जिसकी आत्मा से धर्म भी फूटेगा। एक ऐसा नाम जिसे लोग आज भी धम्म का चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। लेकिन उसके राज्याभिषेक से पहले मौर्य राजमहल के अंदर होगा संघर्ष, भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई और अंत में उभरेगा एक नाम, अशोक। क्या वो जन्म से ही धर्मात्मा था, या वो भी किसी भयानक युद्ध की आग में तप कर बना था महान? जानिए अगली कड़ी में अशोक का राज्याभिषेक और कलिंग का भयानक युद्ध, सिर्फ कहानियों की दुनिया में। नमस्कार।